हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थ्योरी डेवलप की गई थी डेविड रिकार्डो इनके द्वारा, जो एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। और एडम स्मिथ के बाद अगर कोई सबसे बड़े क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे तो वो थे डेविड रिकार्डो, जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप किए हैं। रिकार्डो के जितने भी थ्योरी है उसे हम रिकार्डियन थ्योरी के साथ ही उसे हम यूज़ करते हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 1772 टू 1823। जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, एडम स्मिथ ने, जिससे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बट जो प्रोफेसर टेलर है उनके हिसाब से रिकार्डो को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहना जाना चाहिए था, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है जो एडम स्मिथ ने जो अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में जितने भी थ्योरी दी है या जितना भी कॉन्सेप्ट वेल्थ ऑफ नेशन में दिया है वो सब थियरिकली नहीं थे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वेल्थ ऑफ नेशन में दिया है। तो उसे सही तरीके से अंजाम देने का पूरी तरह से जो प्रोसेस है वो देने में रिकार्डो पूरी तरह से यहाँ पे फिट होते हैं। ये और इसीलिए प्रोफेसर टेलर कहते हैं कि रिकार्डो को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह से डेविड रिकार्डो ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में पब्लिश की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में पब्लिश हुई थी। उसी के साथ रिकार्डो ने इसके अलावा जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके भी साथ साथ उन्हें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ये भी यहाँ पे उन्होंने थ्योरी दी है, जो हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ कहा जाता है जो एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दी है पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं की है, उसी तरह से रिकार्डो ने भी ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे पूरी तरह से यहाँ पे नहीं की है। फिर भी यहाँ पे एडम स्मिथ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है डेविड रिकार्डो का, और डेविड रिकार्डो से ही आगे जाके और भी इकोनॉमिक्स उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो इसी के साथ ये जो डेविड रिकार्डो का जो थ्योरी होता है वो थ्योरी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इस पे ही बेस करता है या उसे फोकस करता है। उसी के साथ डेविड रिकार्डो का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में वो वेल्थ के ग्रोथ को यहाँ पे फोकस करता है, और वेल्थ के जो इंक्रीजिंग होने वाले जो फैक्टर है उसे भी डेविड रिकार्डो यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसी के साथ डेविड रिकार्डो अपने कॉन्सेप्ट में मार्जिनल और सरप्लस ये दो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अहम देते हैं। तो होता क्या है, मार्जिनल एक्सप्लेन करता है अबाउट रेंट, जो लैंड होता है उस लैंड से जो रेंट मिलता है उससे जो मार्जिनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होती है, और जो सरप्लस होता है वो एक्सप्लेन करता है वेजेस और प्रॉफिट। जब कैपिटलिस्ट जो अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं उनसे जो उन्हें सरप्लस मिलता है वो एक्सप्लेन होता है वेजेस और प्रॉफिट। ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा है
जो लैंडलॉर्ड होता है उसे मिलता है रेंट। ये अगर साइट में निकाल दी जाए नेशनल इनकम से तो बचा हुआ होता है वेजेस एंड प्रॉफिट, जो सरप्लस के मुताबिक आने वाला यहाँ पे कैपिटलिस्ट और लेबर इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसी तरह से डेविड रिकार्डो यहाँ पे अपनी कॉन्सेप्ट या अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशन को लेके ही चलते हैं। जितने उन्होंने अजम्पशन लिए हैं उनमें भी ये ऐड होता है और इससे और थोड़ा अपनी थ्योरी में उन्होंने अजम्पशन ऐड किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ऑल लैंड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न एंड वर्किंग फोर्सेस इन द एग्रीकल्चर हेल्प इन डिटरमिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ऑल लैंड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन of corn and working forces in agriculture help in determining distribution इन इंडस्ट्री। यहाँ पे अजूम किया गया है जो लैंड है ये यूज़ होगा सिर्फ प्रोडक्शन के लिए और वो प्रोडक्शन सिर्फ होगा यहाँ पे कॉर्न का, और जो वर्किंग फोर्सेस है एग्रीकल्चर का ये हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन करने में इंडस्ट्री का। उसी के साथ सेकंड हमारा पॉइंट है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन लैंड। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का यहाँ पे यूज़ होता है लैंड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन लैंड। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स। द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स। जो लैंड का सप्लाई है उसे इंक्रीज़ किया नहीं जाता है, बट जब यहाँ पे फर्स्ट क्लास वाली जब लैंड होती है वो जब कम पड़ती है तब सेकंड क्लास या सेकंड क्वालिटी वाली भी लैंड यहाँ पे प्रोडक्शन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो अच्छी क्वालिटी वाली जो लैंड है जो प्रोडक्शन लेने के लिए यूज़ होती है उसे इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। जो यहाँ पे लैंड इज़ फिक्स सप्लाई जो है वो फिक्स समझा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द डिमांड फॉर द कॉर्न इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे समझा गया है जो प्रोडक्शन यहाँ पे एग्रीकल्चर से लिया जाता है वो सिर्फ कॉर्न का लिया जाता है, और अगर इन केस यहाँ पे कॉर्न का अगर डिमांड बढ़ता है तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसमें तुरंत ही ऐसा इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे इनइलास्टिक ऐसी कंडीशन हमें दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स। लेबर और कैपिटल ये दोनों सिर्फ फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे समझा गया है। हमारा पॉइंट है, कैपिटल कॉन्सिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। कैपिटल consist
ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। जो कैपिटल है वो ही यहाँ पे बढ़ोतरी करने में या इसे अहम रोल या इम्पोर्टेंट यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन को दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल होमोजेनिटी। यहाँ पे जितने भी कैपिटल है वो एक तरह के या एक जैसे ही है ऐसा अज्यूम किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट ऑफ द टेक्निकली नॉलेज इज गिवन। द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन या हम कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल वर्कर आर पेड अ सब्सिस्टेंस वेजेस। जो लेबर है उन्हें मिलने वाला जो वेज रेट है वो सब्सिस्टेंस लेवल का ही होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट। द सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट। जो सप्लाई प्राइस है लेबर की वो दी हुई है और उसे कांस्टेंट समझा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओपन इकोनॉमी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट फ्रॉम प्रॉफिट। कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट। जो कैपिटल एक्यूमुलेशन ये जो सिचुएशन आएगी वो सिर्फ आएगी प्रॉफिट बढ़ने की वजह से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू सेक्टर इकोनॉमी यहाँ पे अज्यूम किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट है एग्रीकल्चर और सेकेंड है इंडस्ट्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैंड इज यूज टू प्रोड्यूस ओनली कॉर्न। लैंड इज यूज टू प्रोड्यूस ओनली कॉर्न। सिर्फ यहाँ पे लैंड में सिर्फ कॉर्न ही प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के समझे गए हैं। इसमें फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर और थर्ड है कैपिटल। बट यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए जो
4 फैक्टर यहाँ पे अजूम किए जाते हैं, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। तो ये अजम्पशन होने के बाद हम देखते हैं जो रिकार्डियन व्यू है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किस तरह से है। तो इसमें उन्हें फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के लिए यहाँ पे उन्होंने 3 फैक्टर यहाँ पे अजूम किए हैं, लैंड, कैपिटल और लेबर। इन तीनों से ही यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो उसी के साथ उन्होंने 2 यहाँ पे जो थिंकिंग है यहाँ पे ऐड की है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्शन लेते समय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का यहाँ पे यूज़ होगा। और सेकंड उन्होंने कहा है न्यू टेक्नोलॉजी, बट उन्होंने अज्यूम किया है यहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे कांस्टेंट अपना रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर लैंड का यूज़ अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो बढ़ी हुई डिमांड है फूड्स के बारे में, तो उसे पूरी तरह या फुलफ़िल करने के लिए जो डिमांड को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे लैंड जो फर्स्ट क्वालिटी वाला जो लैंड होता है या फर्टिलिटी वाला जो लैंड होता है वो कम पड़ता है, और इसे फुलफ़िल करने के लिए सेकंड क्वालिटी वाला भी यहाँ पे लैंड होता है वो प्रोडक्शन में लेना ज़रूरी पड़ता है। बट ये कंडीशन इस तरह से होती है उसका यूज़, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का भी यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलता है। बट ये जो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कुछ समय तक या शॉर्ट रन में यहाँ पे लैंड का जो डिमिनिशिंग रूल्स है उसे आगे ढकेलने में हेल्प करता है। बट प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से ये लॉन्ग रन में यहाँ पे फेल होती है टेक्नोलॉजी, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो रिज़ल्ट होता है लैंड में हमें लॉन्ग रन में यहाँ पे दिखाई देता है। बट शॉर्ट रन में हमें ये आगे ढकला हुआ दिखाई देगा। जो यहाँ पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उससे ये कंडीशन आगे ढकल जाती है, बट लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो नेशनल इनकम का फंक्शन है ये फंक्शन वर्क करता है लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने जो प्रोडक्शन फैक्टर कहा है वो अलग है, और जो नेशनल इनकम का फंक्शन है उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐड की है। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है मेन ग्रुप्स इन इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। मेन ग्रुप्स इन द इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। एक होता है लैंडलॉर्ड, सेकंड होता है कैपिटलिस्ट, और थर्ड होता है ग्रुप लेबर का। पे जो बने हुए ग्रुप्स है तो इनमें नेशनल इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लैंडलॉर्ड को यहाँ पे रेंट मिलता है, कैपिटलिस्ट को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, और लेबर को यहाँ पे वेजेस मिलते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो फर्स्ट लैंडलॉर्ड है, जो फर्स्ट वाला है उन्होंने कहा है कि जो लैंड की सप्लाई है वो लिमिटेड होती है। अगर इकोनॉमी अगर बढ़ती है तो ये बढ़ी हुई इकोनॉमी का जो डिमांड भी बढ़ेगा, और ये डिमांड सप्लाई को कन्वर्ट करते समय फर्टिलिटी वाला जो लैंड होता है या हम अच्छी क्वालिटी वाला जो लैंड होता है वो प्रोडक्शन के लिए कम पड़ता है, और इससे जो बढ़ी हुई डिमांड है अगर पॉपुलेशन ही बढ़ेगा तो उसको भी उनका फूड का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, और उसे सप्लाई करने के लिए ये प्रोडक्शन लैंड का भी और भी बढ़ता है। तो सेकंड क्वालिटी वाला जो लैंड होता है वो भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। बट उन्होंने कहा है ये लैंड में से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का भी हमें रिजल्ट मिलता है। एक ऐसी समय आती है जब टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे वर्क करना फेल हो जाती है, और
ये कुछ समय तक यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन अच्छी तरह से मिल पाएगा, बट लॉन्ग रन में यहाँ पे ये डिमिनिशिंग वाला रिटर्न्स जो है लॉ का, वो हमें दिखाई देता है। आगे जाके कैपिटलिस्ट का कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम कमाने के चक्कर में वेज रेट बढ़ा देते हैं और अपना प्रॉफिट इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिससे उनमें और भी कैपिटलिस्ट यहाँ पे आने से कंपटीशन, ये सिचुएशन और भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने जो नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा वाला पोर्शन यहाँ पे लैंडलॉर्ड को दिया है, जिससे उन्हें रेंट मिलता है। और जो नेशनल इनकम यहाँ पे रेंट देने के बाद जो पोर्शन यहाँ में अवेलेबल होता है, वो होता है कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट और लेबर का वेजेस। सेकेंड क्लास उन्होंने कहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के बारे में वो कहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए ही मोटिवेट होते हैं, और कहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से यहाँ पे अपनी चालाकी से वो इन्वेस्टमेंट में हेल्पफुल रहते हैं, जहाँ से उन्हें अच्छी तरह का रिटर्न्स मिल पाए। तो आगे जाके यहाँ पे उनको जो यहाँ पे कंपटीशन भी यहाँ पे क्रिएट होता है, और ये कंपटीशन इतना बढ़ जाता है जिससे प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होने की वजह से यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कम होता है, जिससे ये कम होने की वजह से ही इन्वेस्टमेंट को दिक्कत दे देती है। और हमारा इसमें मेन ग्रुप्स में यहाँ पे थर्ड वाला जो क्लास है वो यहाँ पे अज्यूम किया है लेबर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है लेबर को जो वेजेस मिलते हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पे ही जाके मिलते हैं। अगर ये उनकी इनकम या उनकी वेजेस अगर बढ़ती है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर उनकी यहाँ पे वेजेस अगर घटती है तो उनका पॉपुलेशन भी यहाँ पे घटता है। तो ये डिपेंड होता है उनकी वेज रेट किस तरह से होती है। तो इस तरह से हमारा थर्ड पॉइंट बनता है कैपिटल एक्यूमुलेशन प्रोसेस। तो उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कैपिटल एक्यूमुलेशन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है, और उन्होंने कहा है अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगा, और ये कैपिटल कन्वर्ट होता है इन्वेस्टमेंट में। तो उन्होंने कहा है एक कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ने का जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है, एक होता है कैपिटल ऑफ सेविंग और सेकंड होता है डिज़ायर ऑफ सेविंग। ये दो प्रोसेस जो होते हैं ये कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ने में हेल्प करती है। अगर सरप्लस अगर बढ़ेगा तो सरप्लस बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे सेविंग भी बढ़ता है, और ये सेविंग कन्वर्ट होता है कैपिटल्स में। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो कहते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे प्रोसेस बढ़ने के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इससे होता क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड होता है प्रॉफिट पे। जब प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता है तो सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ता है। अगर इसके अपोजिट हम देखें, प्रॉफिट अगर घटेगा तो यहाँ पे सेविंग भी घटती है, और सेविंग घटेगी तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन भी घटता है। तो ये घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगी। तो उन्होंने यहाँ पे सेकंड कैपिटल एक्यूमुलेशन प्रोसेस में सेकंड पॉइंट बताया है वेज रेट। ये पॉइंट हमें कहता है कैपिटल और लेबर इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड होते हैं वेज रेट पे। अगर गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसके साथ वेज रेट भी बढ़ता है, क्योंकि ये गुड्स प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर से, और इसमें अगर एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो डिमांड है ये भी बढ़ती है। लोगों को जो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता है, जो सीरियल होता है, वो सीरियल की डिमांड बढ़ती है। अगर ये बढ़ती है तो जो फर्टिलिटी वाला जो लैंड है एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाला, ये कम होता है, और जिससे सेकंड क्वालिटी वाला यहाँ पे जो लैंड है वो भी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह से जो प्राइस बढ़ती है यहाँ पे
ज़्यादा डिमांड होने के साथ साथ जो अच्छी क्वालिटी वाला जो लैंड है इसकी, या फर्स्ट क्वालिटी वाला जो लैंड है उसकी प्राइस बढ़ती है, इसकी प्राइस बढ़ती है तो वेज रेट भी बढ़ते हैं। तो वेज रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पे लेबर का भी डिमांड बढ़ता है। तो ये लेबर का डिमांड बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो ये भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे बताया है डिक्रीजिंग प्रॉफिट टू अदर इंडस्ट्री। इस पॉइंट में कहा गया है अगर एग्रीकल्चर से प्रॉफिट आना अगर कम होता है तो इसका इफ़ेक्ट होता है इंडस्ट्री सेक्टर में, क्योंकि अगर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये दोनों भी अगर बैलेंस में रखे तभी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अगर इससे यहाँ पे कोई भी अगर सेक्टर यहाँ पे अगर डिक्लाइन करता है या एग्रीकल्चर प्रॉफिट आना कम कर देता है तो इसका इफ़ेक्ट होता है इंडस्ट्री पे, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही रॉ और मटेरियल हमें इंडस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं। जो अगर एग्रीकल्चर से ही प्रॉफिट आना कम होगा तो यहाँ पे इंडस्ट्री से भी हमें प्रॉफिट आना कम होता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है अदर वे टू कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे अदर वे, यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन किस तरह से होता है, यहाँ पे इकोनॉमी में डेवलपमेंट होने के लिए जो प्रोसेस डिपेंड होती है तो ये पूरी तरह से होती है कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। और कैपिटल एक्यूमुलेशन ये फोकस करता है सिर्फ प्रोडक्शन की ग्रोथ को या प्रोडक्शन सेक्टर को उसका ग्रोथ किस तरह से हो ये देखता है, और ये इग्नोर करता है नॉन प्रोडक्टिव गुड्स या प्रोसेस को या थिंग्स को, और ये कम किया जाए इस पे ही यहाँ पे फोकस किया जाता है कैपिटल एक्यूमुलेशन का। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल और अच्छी क्वालिटी वाला जो लैंड होता है ये एक तरीके से यहाँ पे अच्छी तरह की रिज़ल्ट या प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर हमें मिले तो ये प्रोडक्शन को हेल्प करेगी। या एक कंडीशन ऐसी भी हो जाती है जब ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल भी जाए तो ये टेक्नोलॉजी वाला कंडीशन यहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा बढ़ता है, और उससे होता क्या है वर्कर को यहाँ पे कम किया जाता है, उनसे नौकरी अगर कम कर दी जाए तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ये लेवल हमें बढ़ती दिखाई देती है, जो लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और इसके अपोजिट रिकार्डो तो यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी इसे अज्यूम किए हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा है अगर ये अदर वे जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, उसके प्रोसेस होते हैं टैक्सेस। यहाँ पे टैक्स जो गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सेक्टर होता है जिसे गवर्नमेंट के थ्रू से ही यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। बट यहाँ पे रिकार्डो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेते हैं टैक्स के प्रोसेस को। वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा तरीके से अगर टैक्स कलेक्ट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है इसे रोक दिया जाता है, या यहाँ पे उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है। तो यहाँ पे रिकार्डियन यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेते हैं टैक्स कलेक्शन प्रोसेस को। आगे जाके वो कहते हैं फ्री ट्रेड होना चाहिए। ये फ्री ट्रेड होने के साथ साथ वो कहते हैं अगर ये प्रोसेस अगर बढ़ती है तो ये एब्सोल्यूट कॉस्ट का प्रोसेस किस तरह से होता है
वो हमें एक्सप्लेन होगा। तो वो कहते हैं कि अगर अपने कंट्री में अगर कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो फॉरेन कंट्री से उसे इंपोर्ट करना यहाँ पे कभी भी इजी होगा या अच्छी तरीके से हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। बट ये कुछ ऐसी लिमिटेशन भी उसमें उन्होंने दी गई है। अगर यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट ही किया जाए और एक्सपोर्ट ये प्रोसेस अगर कम हो जाए तो उस कंट्री के लिए ये भी जो फ्री ट्रेड है ये दिक्कत दे सकती है। तो इसे भी यहाँ पे कंट्रोल में रखना उतना ही भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। इसी तरह से हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट हमें कहता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस यहाँ पे रिकार्डियन यहाँ पे पूरी तरह से करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं, जो लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट और लेबर। ये सब अलबेल जब कंडीशन यहाँ पे होती है तभी यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे हमें पूरी तरह से दिखाई देती है। जो लैंडलॉर्ड है उसे रेंट मिलता है, लेबर है उसे वेजेस मिलता है, कैपिटलिस्ट है उसे प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ाने में और लोगों की वेल्थ यहाँ पे बढ़ने में उस कंट्री की वेल्थ बढ़ने में यहाँ पे हेल्पफुल होती है। इस कंडीशन में पूरी तरीके से कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे पूरी तरह से और पूरे ताकत से यहाँ पे यूज़ होता है, जिससे डेवलपमेंट में और भी इंक्रीज या ग्रोथनेस कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे प्रॉफिट और वेजेस ये भी रिलेशनशिप यहाँ पे उन्होंने बताया है, जो इनवर्स रिलेशनशिप बताया है। अगर प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता है तो बढ़ता हुआ प्रॉफिट यहाँ पे वेज रेट कम करेगा। अगर प्रॉफिट कमाने में अगर कैपिटलिस्ट को कंपटीशन अगर मिलती है तो यहाँ पे वेज रेट बढ़ता है। तो इन्होंने इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे बताया है। तो इस प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे सेविंग बढ़ेगा तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जिससे ये प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे पूरी तरह से हमें मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी स्टेट। हर क्लासिकल इकोनॉमी जिस तरह से सोचते हैं कि एक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद जब ये स्टेशनरी स्टेट ये प्रोसेस आता है, ये जब प्रोसेस आता है तब ये प्रोसेस प्रॉफिट यहाँ पे लेस होता है या घटता हुआ या ज़ीरो कंडीशन में आ जाता है। तो इसका मेन रीज़न उन्होंने बताया है जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसे कम होना और उसके साथ वेज रेट यहाँ पे लोगों की घटना, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ना, लोगों की डिमांड फुलफ़िल नहीं होना। तो यहाँ पे जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे लैंड जो यहाँ पे लिमिटेड प्रोसेस में उनकी सप्लाई होती है, इसे और भी बढ़ाया नहीं जा सकता और ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में यहाँ पे फेल होती है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे वेज रेट यहाँ पे लेबर को सब्सिस्टेंस लेवल का ही मिलता है या वो भी मिलने में उनको दिक्कत दे देती है। अगर इन शॉर्ट हम कहें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट होने की कंडीशन पूरी तरीके से रुक जाती है, जिससे ये रुकने की और भी एक वजह होती है जो कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे रुकना। तो ये मेन रीज़न होता है। और थर्ड रीज़न यहाँ पे बताया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो लैंड से यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है, पॉपुलेशन की डिमांड सप्लाई पूरी करते करते यहाँ पे जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम हो जाती है और यहाँ से ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का यहाँ पे प्रोसेस हमें दिखाई देता है। बट ये शॉर्ट रन में यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ पे आगे ये प्रॉब्लम ढकल दिया जा सकता है, बट लॉन्ग रन में ये प्रोसेस और यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होने की वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे आगे ढकलने की प्रोसेस यहाँ पे फेल हो जाती है और जिससे यहाँ पे हमें स्टेशनरी स्टेट यहाँ पे कंडीशन हमें मिल जाती है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड रिकार्डियन थ्योरी। तो ये पॉइंट हमें ये कहता है, डेविड रिकार्डो यहाँ पे जो अपनी थ्योरी देते हैं वो डेवलप कंट्री को ही फोकस में लेके उन्होंने किया है। बट वो कहते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री के जो प्रॉब्लम है उन्होंने फेस किया है, बट ये उनको डेवलपिंग कंट्री के बारे में अगर ये अप्लाई नहीं होती है, फिर भी वो उनके जो प्रॉब्लम है डेवलप होने के लिए जो दिक्कत देती है उस पे उन्होंने यहाँ पे फोकस किया है। उन्होंने कहा है ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ये डेवलपिंग कंट्री भी डेवलप कर सकती है, जिस पे उन्होंने फोकस किया है पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा होते हैं, जिससे कैपिटल एक्युमुलेशन यहाँ पे कम होता है। उसके साथ नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होने की दिक्कत दे देती है, जिसे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो डेवलपिंग कंट्री में सबसे दिक्कत देती है, ये लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके साथ उन्होंने कहा है लिमिटेड जो लैंड होता है, सभी लैंड फर्टिलिटी कंडीशन में नहीं होती है, जिससे अच्छी क्वालिटी वाला जो लैंड होता है वो प्रोडक्शन में अगर ले भी जाए तो उसकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कम होते हैं, जिससे प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। उसी के साथ उन्होंने कहा है जो प्रॉब्लम देती है लैंड की प्राइस जो हाई होती है। उसी के साथ पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ अनस्किल्ड लेबर भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, तो उनको मिलने वाली जो वेज रेट है वो भी सब्सिस्टेंस लेवल का भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होना, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों भी अगर सॉल्व किए जाए तो डेवलपिंग कंट्री अपनी फोकस से या उनकी जो एम है उसे वो मिल सकते हैं। तो इसी के साथ डेविड रिकार्डो हमें उनकी थ्योरी से यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के बारे में भी फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से हर इकोनॉमिक्स में जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी गई है उनके कुछ अजम्पशन पे यहाँ पे बेस होता है, और इस पे ही या डेविड रिकार्डो के यहाँ पे थ्योरी को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट है टू मच इम्पोर्टेंस दिया गया है कैपिटलिस्ट क्लासेस को, टू मच इम्पोर्टेंस गिवन टू कैपिटलिस्ट क्लास। यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वही यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, और इससे ही यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का जो प्रोसेस है यहाँ पे फोकस किया गया है, जो रिकार्डियन द्वारा किया गया है। हमारा सेकंड पॉइंट है इग्नोर किया गया है टेक्नोलॉजी प्रोसेस को। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉन्ग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है स्टेशनरी स्टेट, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑन स्टेशनरी स्टेट। कोई भी कंट्री यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट में नहीं गई है। जितनी भी पॉपुलेशन अगर बड़ी है वो सबकी यहाँ पे जो प्रॉफिट या उनकी जो वेज रेट है वो भी बढ़ती है, बट कोई भी कंट्री अब तक की कंडीशन में यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट में नहीं गई है, जो हर क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे अज्यूम कर लेता है। कुछ ग्रोथनेस होने के बाद यहाँ पे वो कंट्री स्टेशनरी स्टेट में जाती है, बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फोर्थ है बेसलेस कॉन्सेप्ट ऑन पॉपुलेशन, बेसलेस कॉन्सेप्ट ऑन पॉपुलेशन। रिकार्डियन यहाँ पे
अज़ूम कर लेते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उनसे यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी जिससे प्रोडक्शन होता है उसकी डिमांड बढ़ेगी और ये बढ़ी हुई डिमांड यहाँ पे लैंड पे यहाँ पे असर देगी और इससे ही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट जितने भी यहाँ पे कंट्री है जिनकी पॉपुलेशन जो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलपिंग कंट्री के साथ दिखाई देती है उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती है जिससे उनकी कंट्री में कोई भी ये भूखे पेट नहीं सोता है, जिससे उनकी हर ज़रूरतें फुलफ़िल होने में हेल्प होती है। ये प्रोसेस या कॉन्सेप्ट जो बताया गया है वो बेसलेस है, ऐसा कई इकोनॉमिक्स मानते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑनली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। शुम्पीटर यहाँ पे कहते हैं जो रिकार्डियन का थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बेस है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस का नहीं है, तो यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा फोकस किया गया है। जो उन्होंने ग्रुप किए हैं ये सूटेबल नहीं है, जिससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ही फोकस किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट पॉसिबल नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। किसी भी कंट्री में नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सूटेबल नहीं है, जिससे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होने के साथ कोई भी कंट्री यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होना या कंट्रोल में उस कंट्री को होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर किया है इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फोकस ज़्यादा नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ साथ बढ़ेगा और ये बढ़ने के साथ ही इन्वेस्टमेंट होता है जिससे उस कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे इग्नोर किया गया है जो इंटरेस्ट रेट, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप वाले प्रोसेस में यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती है, जिसे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया है कॉर्न प्रोडक्शन। यहाँ पे रिकार्डियन यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो प्रोडक्शन लिया जाएगा वो सिर्फ यहाँ पे कॉर्न का लिया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कॉर्न का ही प्रोडक्शन अगर होगा तो लोग खाएंगे क्या। तो उसके साथ साथ कॉर्न के अलावा और भी कई यहाँ पे प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर से लिए जाते हैं, जिसे यहाँ पे उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया है। अज्यूम किया गया है कैपिटल होमोजेनिटी होती है। कैपिटल होमोजेनिटी किस तरह से हो सकती है, ये एक तरह की तो कैपिटल नहीं हो सकता जो सेम ही तरह का हो, तो ये जो अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है अज्यूम किया गया है लेबर सब्सटेंस, ये वेज रेट का ही होगा। अज्यूम लेबर्स सब्सिस्टेंस वेजेस। हर लेबर को यहाँ पे जो लेवल है सब्सिस्टेंस का उस तरह का नहीं होता है। अगर वो स्किल वाला अगर लेबर होता है तो उसका जो वेज रेट है वो ज़्यादा हो सकता है, या कम उसकी स्किल होगी तो उससे कम उसका वेज रेट हो सकता है। बट सभी को एक तरह का सब्सटेंस वेज रेट नहीं मिल सकता। तो ये जो अज्यूम किया गया है वो पूरी तरह से यहाँ पे ट्रू नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट है अज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन ये कंडीशन नहीं मिलती है।
हर कोई जो कंज्यूमर होगा या प्रोडक्शन देने वाला प्रोड्यूसर रहेगा, ये पूरी तरह से परफेक्ट कंपटीशन में नहीं बैठ सकते हैं। तो कुछ कमियां हैं जो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में नहीं ले जा सकती। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ओनली कैपिटल एक्यूमुलेशन को। फोकस सिर्फ यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन को किया गया है, जो बाकी जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के लिए उसे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है जो रोल है एंटरप्रेन्योर का। इससे भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जो रिस्क लेता है, रिस्क टेकर होता है एंटरप्रेन्योर, जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है रिकार्डियन के द्वारा। नो मेंशन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे क्रिटिक्स किए गए हैं जो रिकार्डियन के यहाँ पे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।